ओके, अभी हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म थीन सेल। ये सेल कैसा है, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है, थीन है, हॉलो स्फीयर आप कह सकते हो इसको। ये हॉलो है, खाली, ये हॉलो स्फीयर है, खाली है, ये थीन सेल है। इसका मास हमने कैपिटल एम दे रखा है, रेडियस इसका स्मॉल ए। इसका रेडियस क्या है भाई, इसका रेडियस यहां से यहां तक ए है, स्मॉल ए या ए स्मॉल ए, है ना। इसके वजह से किसी पॉइंट पी पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है जी। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो स्फीयर है, थीन सेल है, थीन हॉलो स्फीयर है, इसको हमें क्या करना है, एक सर्किल के टाइप सा हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना। तो एक एक रिंग करके आप यहां देख सकते हो कि एक एक रिंग करके ये क्या बना हुआ है, ऐसा करके एक एक रिंग करके ये क्या बना हुआ है, छोटा छोटा रिंग, है ना, छोटा रिंग, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप से ये क्या बना हुआ है, एक थीन स्फीयर बना हुआ है ना। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे सर्किल बनाएंगे, फिर थोड़ा सा और उसका लेंथ थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये एलिमेंट्री रिंग बन जाएगा। तो ये जो थीन स्फेरिकल सेल है वो बहुत सारे एलिमेंट्री रिंग से बना हुआ है ना, बहुत सारे रिंग मिल करके थीन स्फेरिकल सेल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि वो जो रिंग है, एलिमेंट्री रिंग है, उसका रेडियस कितना होगा। तो यहां से यहां हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रिंग ड्रॉ करते हैं, जिसका पेरीमीटर क्या होगा, उस रिंग का पेरीमीटर क्या होगा, उस रिंग का पेरीमीटर क्या होगा, तो उस रिंग का रेडियस क्या होगा, पहले हमें वो फाइंड करना है। दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये क्या है, ए साइन थीटा। वो रेडियस हमने फाइंड कर लिया, ए साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये एलिमेंट्री रिंग जो है, अब इसकी एरिया क्या होगी, तो भाई मेरे यहाँ पर ये एलिमेंट्री रिंग ये क्या है, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल रेडियस है ना, 2 पाई ए साइन थीटा। क्या है, लेंथ मान लेते हैं। अगर ये लेंथ है, अगर ये लेंथ है तो विड्थ क्या है, विड्थ क्या है, थोड़ा सा यहाँ से हम थोड़ा थीटा बढ़ाएंगे। थीटा जो है ना वो वेरिएबल है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, जेड भी वेरिएबल है, तो यहाँ थोड़ा सा थीटा हम बढ़ा रहे हैं, थीटा डी थीटा हम कर रहे हैं। तो ये जो विड्थ आ रहा है ना, ये विड्थ है, विड्थ ऑफ रिंग है, ये क्या है, विड्थ ऑफ एलिमेंट्री रिंग, विड्थ ऑफ एलिमेंट्री रिंग ए डी थीटा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो एलिमेंट्री एरिया होगा, एरिया एलिमेंट्री रिंग का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू विड्थ, है ना। तो हमने एरिया बताया, एरिया कितना होगा भाई, देख लीजिए 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना। और लिमिट हम लेंगे 0 डिग्री से लेकर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पूरा का पूरा सेल कवर हो जा रहा है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेकर के थीटा इज इक्वल टू 180 लेते हैं तो पूरा का पूरा सेल क्या हो जा रहा है, कवरेज दे रहा है, पूरा का पूरा कवरेज दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एलिमेंट्री मास। इसका मास अगर निकल जाए, डीएम निकल जाए, क्योंकि इसी से एलिमेंट्री रिंग से बना हुआ, डीएम अगर निकल गया, है ना, डीएम क्या है, मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग। तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सरफेस एरिया, है ना, टोटल मास बाय टोटल सरफेस एरिया। इस पूरे थिन सेल का सरफेस एरिया टोटल कितना होगा, 4 पाई ए स्क्वायर। तो इसका कितना मास होगा, तो इसकी जितनी एरिया होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना। लिख दिया हमने, जब लिख दिया है तो काम बन जाएगा। 4 पाई 2 पाई कट गया, है ना, ये नीचे चला जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा बच जा रहा है। तो कितना हुआ, m/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है OAP, OAP ड्रॉ किया, जहां पर AP जो है जेड है, OP स्मॉल आर है, OA क्या है, स्मॉल ए। तो फाइंड क्या करना है हमें, जेड का वैल्यू फाइंड करना है। आर और ए में रिलेशन जोड़ते हुए आर ए थीटा और जेड में क्या रिलेशन होगा उसको हमें फाइंड करना। दैट इज इक्वल टू जेड ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स से भी आप जानते होंगे, है ना, ये चीज जानने में कोई दिक्कत नहीं। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड स्क्वायर अगर मैं डिफरेंशिएट करूं थीटा के हिसाब से, वो थीटा बदल रहा है, थीटा बदल रहा है,
यहाँ पर हम आर को, किसी पार्टिकुलर आर को हम कांस्टेंट मान के चले, आर को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा, जेड वेरी कर रहा है, जेड जैसे जैसे वेरी करेगा थीटा भी वेरी वैसे ही कर रहा है। इसको हमने ऐसे ही डिफरेंशिएट किया है, जैसे जैसे जेड यहां से लेकर यहां तक जेड वेरी करेगा वैसे वैसे थीटा भी कवरेज देगा, वैसे वैसे थीटा भी कवरेज दे देगा, है ना। तो जैसे जैसे जेड चेंज हो रहा है वैसे थीटा भी चेंज हो रहा है। डिफरेंशिएट करें 2z dz 2ar sin थीटा d थीटा, ये दोनों कांस्टेंट है, अपने आप उड़ जाएंगे, है ना। cos थीटा का डिफरेंस माइनस sin थीटा, है ना, हो जाएगा sin थीटा इंटू d थीटा, sin थीटा इंटू डी थीटा, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, देख लीजिए, है ना। sin थीटा डी थीटा इज इक्वल टू जेड dz बाई ar, इसी इक्वेशन से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको यूज करेंगे यहां पर हम यूज करेंगे टू फाइंड, या यहां पर यूज करेंगे टू फाइंड एलिमेंट्री मास ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल, m/2 sin थीटा d थीटा, यहां लिखेंगे dm लिखेंगे, तो sin थीटा d थीटा कितना होगा, sin थीटा जेड dz बाई ar, यहां लिख दिया हमने, जेड dz बाई ar लिख दिया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमने फाइंड कर लिया। अब एलिमेंट्री मास के वजह से, ये पूरे एलिमेंट्री मास के वजह से इस जगह पर कितना पोटेंशियल होगा, वो तो हम इससे पहले भी रिंग के केस में पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल G इंटू dm बाई जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। dm का मतलब वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर क्या है m/2ar जेड dz, है ना, जेड dz रखेंगे तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा माइनस gm/2ar इंटू dz, है ना। अब हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। अब कौन से पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे वो हम आपको बताएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर इंटरनल पॉइंट तक करेंगे, है ना। पॉइंट अगर एक्सटर्नल है तो और इंटरनल है तो क्या क्या होगा, ओके। ओके, अब हम कंडीशन पढ़ते हैं फॉर द आउटसाइड पॉइंट सेल के लिए। थिन सेल है, अगर थिन यूनिफॉर्म सेल है, उसके लिए हमें आउटसाइड पॉइंट अगर मानना होगा तो उसके लिए z इज सॉरी r इज ग्रेटर देन a, r इज ग्रेटर देन a। r पहले मैंने क्या बताया था, r यहीं तक, सॉरी r यहां तक था, a यहां तक है, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या है, r इज ग्रेटर देन a फॉर आउटसाइड पॉइंट। मैंने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, इससे पहले वाले देख लेना, है ना। तो डायग्राम मैंने पहले दिखा चुका हूं, इसमें नहीं दिख रहा है, पिछले वाले वीडियो में दिख रहा होगा, है ना। When r is greater than a for the outside point, अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द आउटसाइड पॉइंट के लिए एक थीन स्फेरिकल सेल कैसे बिहेव कर रहा है, क्या बिहेवियर है, कैसे बिहेव करेगा, वो हमें स्टडी करना है, वो हमें जानना है, उसका हमें अध्ययन करना है ना। When theta is equal to 0 degree, when theta is equal to 0 degree, z is equal to AP. When theta is equal to 0 degree, z is equal to AP. a यहाँ था, t वहां पर, a is equal to कितना आता, r माइनस a, ओके। When theta is equal to 180 डिग्री, थीटा जब 180 डिग्री हो जा रहा है, जब थीटा 180 डिग्री हो जा रहा है तो कितना होगा, z is equal to कितना, r प्लस a, r प्लस a, है ना, पूरा कवरेज दे रहा है, r प्लस a। When theta is equal to 180 degrees, then z is equal to r प्लस a। तो हमें फाइंड क्या करना है भाई, हमें तो पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू थिन सेल एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ देखिए कि पोटेंशियल फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू थिन एलिमेंट्री रिंग, दैट इज इक्वल टू माइनस gm/2ar dz। सिर्फ dz वेरी कर रहा है, और dz का वैल्यू हमने बता दिया था कि dz कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, dz इज वेरिंग फ्रॉम r माइनस a टू r प्लस a। तो वैल्यू पुट करेंगे z इज इक्वल टू r माइनस a टू r प्लस a, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, देख लेंगे, है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस gm/r, माइनस क्या आ रहा है, gm/r आ रहा है। मतलब पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
सेपरेशन आ रहा है, यहाँ भी सेपरेशन आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये ऐसा दिख रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए एक पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए किसी पॉइंट मास पार्टिकल को उसके सेंटर पे हमने प्लेस कर रखा है। मान लो ये सेल है, सॉरी, तो पूरा सेल जो है, मान लो ये सेल था, ये क्या था, ये सेल, ठीक है, इसकी रेडियस क्या थी, ए थी, एक्सटर्नल पॉइंट क्या था, आर था। तो अब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये सेल एक पॉइंट मास पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट मास पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, तो ये उड़ जाएगा, ये एक मास, पूरा का पूरा सेल का मास सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाएगा, और यहां पे हमने आर पॉइंट पे, रेडियस पे हमने एक पोटेंशियल फाइंड किया -gm/r, और ये एक क्या हो गया, ये सेल है, ये क्या है, ये थीन सेल, जो ये क्या बन गया, फिर ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पे रेडियस हर जगह क्या है, सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट। ये क्या है, सेल, ये सेल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट, देख लीजिए इस चीज को, ओके। तो अब एक कंक्लूजन निकलता है जिसको हम वर्ड में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कंक्लूजन है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट, फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, एक यूनिफॉर्म है, स्फेरिकल सेल है, मे बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ इक्वल मास एट इट्स सेंटर। उतने ही मास का सेंटर पे रख दो, उतने ही मास का सेंटर पे रख दो, तो वो एक मास पार्टिकल बन जाएगा। यहां पे आप सेंटर आसानी से निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन हमारा बता रहा, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, दैट इज फ्रॉम द डेरिवेशन, इंटीग्रेशन करके आया है ये, इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके इतना आंसर आ रहा है -gm/r। देख लीजिए, ये न्यूटन साहब ने भी बताया था, मैं भी आपको बता रहा हूं, ये सच है। पूरा का पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है फॉर अ थीन स्फेरिकल सेल। फिर से वर्ड में समझिए, फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल may be treated as a point particle of equal mass placed at its center, stationary at its center, okay। अब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमने पढ़ लिया, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का इक्वेशन आएगा, समझ लीजिए। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये वैलिड है ओनली फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट है। आगे चलते हैं इंटरनल पॉइंट के लिए, फॉर एनी इंटरनल पॉइंट r इज लेस देन a, सेपरेशन जो है रेडियस से कम होना चाहिए फॉर इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट कोई P हम ले लेते हैं, कोई इनसाइड पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ R देखिए और A देखिए, R देखिए और A देखिए, R जो है वो A से क्या है, कम है, R इज लेस देन A फॉर इनसाइड पॉइंट। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, Z इज इक्वल टू A माइनस R। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन Z इज इक्वल टू A माइनस R, सॉरी ये Z आएगा ना, ये Z है ना, Z इज इक्वल टू A माइनस R, ओके। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों केस में अगर थीटा इस पॉइंट से लेकर किसी इंटरनल पॉइंट तक हम जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर हम लोग समझेंगे, तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, इस पूरे हमको यहां से लेकर यहां तक घेरना है ना। तो ये कितना है R और ये कितना है A, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा A प्लस R, एक्सटर्नल सॉरी। फिर उसके लिए दूसरा पॉइंट P, A पॉइंट थीटा इक्वल टू 0, B पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री 5 रेडियन, है ना। उसको घेरेंगे यहां से यहां तक, पूरे सेल को घेरेंगे, तो कितना आ रहा है, Z इज इक्वल टू A प्लस R, ओके। फिर क्या करते हैं, पोटेंशियल इंटीग्रेट करेंगे -gm/2ar, -gm/2ar, Z इज इक्वल टू कितना A माइनस R, इंटीग्रेट करेंगे, A प्लस R से इंटीग्रेट करना होगा, -gm/A। तो Z को हमको इंटीग्रेट करना होगा, तो आप देख लीजिए A प्लस R माइनस A माइनस R, क्या हो रहा है, R से कैंसिल हो जाए, 2A 2R आ जाए, 2R से 2R कैंसिल हो गया तो A आ रहा है। मतलब इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इनसाइड क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल इनसाइड भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एट सरफेस भी कांस्टेंट है, लेकिन एट द एक्सटर्नल पॉइंट या बाहर सरफेस के लिए अलग हो जाएगा। पोटेंशियल एट इनसाइड एंड पोटेंशियल एट सरफेस, ये दोनों के दोनों क्या है, वैल्यू सेम आ जाएंगे, ओके। तो देख लीजिए इसको, है ना। फिर
फिर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट का स्टडी कर लिया हमने, इंटरनल पॉइंट को भी स्टडी कर लिया, है ना। अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो इनसाइड और सरफेस तक पोटेंशियल क्या होगा, सेम आ रहा है। तो अंदर में किसी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किसी भी थिन स्फेरिकल सेल का अंदर का जो पोटेंशियल है कांस्टेंट है, उतना ही रहेगा जितना सरफेस तक रहेगा। दोनों का पोटेंशियल कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, लेकिन इतना है -gm/a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर रेडियस कम है तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, निगेटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, निगेटिव में, है ना। और ये अगर बहुत बड़ा है, बहुत साइज बड़ी है, मास कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो पोटेंशियल दो चीज़ों पर डिपेंड है, मास पे और रेडियस पे। मास डायरेक्ट ज़्यादा मास होगा तो पोटेंशियल क्या होगी, और निगेटिव वैल्यू होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। ए अगर स्मॉल है तो और ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगा, अगर ए ज़्यादा है मास कम है तो वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, देखिए ओके। अभी हम लोग कहानी देखे कि एक थिन स्फेरिकल सेल के वजह से एक्सटर्नल पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकल रहा था वो ऐसे निकल रहा था जैसे पूरा का पूरा मास उस सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। एक्सटर्नल जो पोटेंशियल थी एक्सटर्नल, वो क्या था, अब देख सकते हैं पोटेंशियल एट द एक्सटर्नल पॉइंट क्या निकला था, -gm/r। ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए निकला था। ये सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, ना कि ए पे, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा कहानी देखिए, इनसाइड पॉइंट के लिए या सरफेस के लिए ये क्या कहानी आ रहा है, gm/a। ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस हमने कांस्टेंट मान के रखा है। ये वेरिएबल बाहरी पॉइंट के लिए क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल कर रहा है। तो ध्यान से देखिए कि जब सेंटर पे स्फेरिकल सेल के सेंटर से लेकर सरफेस तक एक ही वैल्यू था, एक ही वैल्यू आ रहा है, दैट इज इक्वल टू -gm/a। दिस इज वैल्यू ऑफ इनसाइड एंड सरफेस। ऐसा वैल्यू इनसाइड और सरफेस के लिए वैल्यू था। ओके, फिर अचानक यहाँ पे लिंक टूट जाता है। अब उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अब क्या हो रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अप्लाई होगा, -gm/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे पोटेंशियल, जैसे रेडियस बढ़, जैसे डिस्टेंस क्या सेपरेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है ना। घटते घटते जीरो के पास भी आ सकता है, इनफाइनाइट पे। व्हेन r इज इक्वल टू इंफिनिटी देन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट बनाया है कि पोटेंशियल निगेटिव है, देख रहे हैं ना, पोटेंशियल क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसलिए हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में इस ग्राफ को दिखाया है। ओके, पोटेंशियल विल बी ऑलवेज नेगेटिव इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड के एरिया में क्या होगा, हमेशा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। आगे देखिए, तो एक निष्कर्ष निकला इनसाइड पॉइंट के लिए, पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म एंड थीन भी लिखना जरूरी है, पतला है, यूनिफॉर्म थीन स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट है एट एनी पॉइंट, दैट इज v इनसाइड एनी पॉइंट, दैट इज इक्वल टू सरफेस -gm/a। ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस, सॉरी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर सेपरेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ग्राफ भी हमने स्टडी कर लिया, ये भी हमने इंटरनल पॉइंट का भी हमने स्टडी कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बनाओगे। क्वेश्चन देखो कि ये थीन स्फेरिकल सेल है, ये क्या है, ये थीन स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली है, इसका मास m है। एक्सटर्नल पॉइंट P पे 3r सब सेंटर से, सेंटर मान लो O है, इस पॉइंट पे एक्सटर्नल पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट P। Vp इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या होगा, क्या होगा पोटेंशियल एट P, एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या होगा। अरे भाई फॉर्मूला लगाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। पोटेंशियल एट P दैट इज इक्वल टू -gm और डिस्टेंस कितना है वो लिख देना है, दैट इज इक्वल टू कितना
3r। ये हमारा आंसर हो गया, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ सोचना भी नहीं था उसमें। ठीक है, अगर Q पता करना होता पोटेंशियल एट Q, तो क्या फाइंड करते? पोटेंशियल एट Q इज इक्वल टू व्हाट? इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितनी होगी? तो इनसाइड पॉइंट के लिए हमने r/3 रखा है, तो पोटेंशियल एट Q क्या फॉर्मूला आ रहा है? क्या फॉर्मूला आ रहा है इनसाइड पॉइंट के लिए? -gm बाय डिस्टेंस a जो डिस्टेंस है, रेडियस जो है वो कितना है? r है। बस इतना ही रहेगा। कहीं पर भी यहाँ कहीं लो, सरफेस में कहीं भी ले लो, उसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। कहीं पर भी, चाहे सेंटर हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, सेंटर तक, सरफेस तक पोटेंशियल क्या हो रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। ओके, यही चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड तरफ भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ेंगे तो यही सेम सिमिलर हमें पढ़ने को मिलता है उसमें भी, है ना। इसीलिए अभी पढ़ लीजिए, काम आएगा। चलिए, इतना बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक थिन स्फेरिकल सेल है और यहाँ पर इसका मास हमने रखा है कैपिटल M, और यहाँ पर भी हमने रखा है 2m मास। सेंटर पे हमने 2m मास रखा है, ठीक है, 2m मास रखा है सेंटर पे। इसका रेडियस है r। तो अब बताओ कि एक्सटर्नल पॉइंट 3r पे इसका पोटेंशियल कितना होगा? P पॉइंट पे कितना होगा? और यहां से यहां इस पॉइंट पर, ये Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट पर जहां पे इसका सेपरेशन r/5 है, तो पोटेंशियल एट P फाइंड करो और पोटेंशियल एट Q भी आप फाइंड करके बताओ क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल एट P एंड पोटेंशियल एट Q। ठीक है, दोनों चीज आप फाइंड करके बता सकते हो। ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क मैं क्लासवर्क में बदल के देता हूं, है ना। ये इसका स्फेरिकल मास का कितना है? स्मॉल कैपिटल M है, सेंटर पे हमने 2m रखा है। अब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए दोनों मास मिल जाएंगे, ये मास भी यहाँ आ जाएगा, 3m आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 3m/3r, मतलब gm/r। मतलब आंसर आएगा एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कितना आएगा? -g 3m बाय सेपरेशन कितना? 3r। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये ऐसा लग रहा है जैसे, ये कैसा लग रहा है? जैसे कि एक इसके अंदर का जो पोटेंशियल है वैसा लगा। खैर, ये अलग चीजें हैं। Q पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लोगे सिमिलरली, है ना। चलिए, ये पॉइंट फाइंड कर लेना। और एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क, नेक्स्ट होमवर्क है, ले लेना, है ना। एक और स्फेरिकल सेल हमने डाला, ये M 2m, और इसका मास है 3m, और इसका मास है 4m। अब सबकी सारी कहानी क्या है? सेम है। अब पोटेंशियल निकाला जाओगे P पॉइंट पे एंड Q पॉइंट। ओके।